Hello, good morning everyone. I welcome you in my YouTube channel, the VKP Classes. Today we are here to discuss a very new chapter of class 8, that is sound. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन सा चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम ही है साउंड. ये चैप्टर कंसीडर्ड किया जाता है इन द पार्ट ऑफ फिजिक्स. 8 क्लास में तो आपके पास एक ही बुक है, लेकिन जैसे आप एंटर करोगे क्लास 9th में तो इस चैप्टर का एक प्रॉपर अलग सा बुक होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं इन द पार्ट ऑफ फिजिक्स. पहले समझते हैं साउंड है क्या, फिर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, फिर इसके कुछ रिलेटेड टर्म्स जानेंगे और इसके रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स आने वाले सभी टर्म्स को हम कवर करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से इन अ 2 सिंगल लेक्चर. 2 अलग अलग लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को ही कवर करने वाले हैं. फिर से मैं बता देना चाहता हूं आपको कि पूरे चैप्टर को हम 2 अलग अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि साउंड क्या होता है, साउंड कहां से प्रोड्यूस होता है, वेव क्या होता है, वेव के कितने टाइप है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. और अगला पार्ट हम पढ़ेंगे अपने ह्यूमन ईयर्स के बारे में. दोनों का मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हम जब बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं उसके रिगार्डिंग तो उसका वीडियो ही अलग होना चाहिए. बात समझ में आ गई? तो चलिए बिना वेट किए, बिना लेट करवाए आपको हम वीडियो को शुरुआत करना चाहते हैं और शुरू करने जा रहे हैं. सबसे पहले हमें जानना है कि साउंड होता है क्या. देखना, आप बोलोगे सर आसपास हमने देखा है कि मान लो बिल्कुल पूरी शांति है, अचानक से कोई ऐसे टक किया तो इसमें से कुछ आवाज निकल रहा है, इसे ही साउंड कहते हैं या नहीं कहते. मान लो पूरी क्लास शांत है, अचानक से कोई बच्चा किसी को पीट दिया, एक चाटे लगा दिया, अचानक से जो वहां साउंड निकला, कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ, उसे ही साउंड कहते हैं. तो हमें ये बात समझ में आने लगी आपके एक्टिविटी से कि साउंड क्या है. एक ऐसा एनर्जी है जो हमें सुनाई देता है, लेकिन किसके कारण? किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन के कारण. वाइब्रेशन क्या है सर? चलो पहले साउंड को फिर से मैं रिकॉल कराता हूं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक ऐसा एनर्जी है जो निकलता है कहां से? किसी के वाइब्रेशन होने से. मान लो एक मार्कर को दूसरे मार्कर से हमने टक करा, देयर विल बी द वाइब्रेशन बिटवीन 2 मार्कर, और उसमें जो आवाज निकलेगा उसे हम साउंड कह रहे हैं या नहीं कह रहे? एज इट इज वैसे ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल ले लो. आपने देखा होगा क्लास में बैठे हो, अचानक से बेल बजने लगा, तो जो बेल बज रहा है उनमें वाइब्रेशन हुआ एंड आफ्टर दैट यू पीपल कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल. समझ पाते हो आप कि उसका साउंड आ रहा है. हमें पता चला कि लंच का है, सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का बेल लग चुका है. बात क्लियर है? तो हमें साउंड का डेफिनेशन यहां से क्लियर होते हुए पहुंच और समझ में आया कि साउंड एक ऐसा एनर्जी है जो ट्रेवल तो करती है लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से. तो पहला मैंने डेफिनेशन लिखा है कि साउंड है क्या. साउंड का डेफिनेशन देखना कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. सबसे मेन टॉपिक यही है अभी, यही वाइब्रेशन है कि साउंड आपका एक ऐसा एनर्जी है जो एक मीडियम में ट्रेवल करता है. पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम समझते हो, जहां बिल्कुल एयर है ही नहीं. आदमी कितना भी चिल्ला ले, चिल्ला के नाम ले रहे हो अपने दुश्मनों का, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वहां एयर नहीं है तो कोई नहीं सुन सकता. इसका मतलब कि साउंड को आपके जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वहां एक मीडियम चाहिए. वो मीडियम कौन है? एयर है सर, है या नहीं है? तो एयर आपका मीडियम है और वो मीडियम क्या कर रही है? जो आपका साउंड निकला, वाइब्रेशन निकला, उसको ट्रांसफर करते और जिसको आप सुनाना चाह रहे हो वहां पहुंच गया. समझ आ गई? तो आपका जो साउंड है जहां पहुंच रहा है वो उसका मीडियम कौन है? एयर. और साउंड कैसे निकला? बाय द कॉजेज ऑफ वाइब्रेशन. समझ आ गई? वाइब्रेशन. चलो वाइब्रेशन के बारे में जानते हैं कि वाइब्रेशन भी तो कुछ होता होगा. कैसे वर्ड कह रहे हो आप? नहीं होता है जी. देखो वाइब्रेशन, द टू एंड फ्रो आपने पहले भी सुना है मुझसे. टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे. एक बार आप ऐसे आवाज करोगे तो एक बार में आवाज आएगा, फिर ये साउंड आया, फिर इधर आया मार्कर, फिर गया फिर आया. ये लगातार रैपिड मूवमेंट है, इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो. टू का मतलब आगे, फ्रो का मतलब पीछे. टू फ्रो. और ये लगातार जब होने शुरू हो जाएगा तो आपका साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा. तो कहा गया द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन होना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. कभी कभी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट दूसरे से टकराए भी ना, हवा में भी ऐसे हो रहा है, तब भी आवाज आता है. पता है क्यों? क्योंकि हवा से वो टकरा रहा है और हवा का रफ्तार जब तेज होगा तो ऐसा आवाज नहीं सुना है ऐसे करके, तो तुरंत कोई बॉडी पास हो गई अचानक से लहरते हुए, तो आवाज किससे टकराया? कहां? वो हवाओं से टकराया और टकराने के बाद वो आपको इन द फॉर्म ऑफ साउंड सुनाई दिया. बात क्लियर है? तो हमें 2 टर्म समझ में आया है अभी तक, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. साउंड क्या है, वाइब्रेशन क्या है. साउंड आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. और वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एक मूवमेंट है जो आगे पीछे चलते रहता है. किसके लिए? ट्रेवल करने के लिए. बात क्लियर है? और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, अब मैंने एक टर्म लिखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. इसके आगे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताने जा रहा हूं जो आप खुद रियलाइज कर सकते हो. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो बोलोगे सर अभी तो आपने एग्जांपल लिया था कि एक चाटे मार दो,
तो चाटे मारने से जो आवाज आ रही है वो कैसे हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। आपने हाथ कैसे रब करना शुरू किया, साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो पहला ये हुआ कि सर हम किसी में साउंड प्रोड्यूस हो कैसे रहा है, तो पहला आपने बोला सर किसी को हम मार रहे थे, बीटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को हम पीट रहे थे, वहां से साउंड निकल गया। दूसरा आप कह रहे हो रबिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रबिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को आप रब कर रहे हो, एक दूसरे से आप उसको फ्रिक्शन में ला रहे हो और उसी से साउंड निकल रहा है, वो भी साउंड प्रोड्यूस करने का एक जरिया। और क्या क्या चीजें हो सकता है, सोचने वाली बात है यार, और क्या क्या चीजें होने की चांसेस है। बोलोगे सर कोई चीज को खींचते हैं ना और यदि उसमें फ्रिक्शन रहता है तब भी हो सकता है, तो लिखेंगे फ्रिक्शन ड्यूरिंग पुलिंग, मतलब कोई चीज को हम खींच रहे हैं उसके दौरान होगा। बात समझ में आ गया। और ऐसे कई चीज है जिससे आवाज निकलता है। तो हमें कुल मिला के ये बात समझ में आ गया कि साउंड क्या है, वाइब्रेशन क्या है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। और अल्टीमेटली कहा जाए आपसे तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। यदि कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें वाइब्रेशन आ रहा है तो साउंड प्रोड्यूस होगा, जेन्युइन बात है ये। किसी भी चीज को, किसी को धक्का दे दिया उनमें वाइब्रेशन आया, देयर विल बी द साउंड, वो साउंड आएगा। किसी को आपने खींच लिया, खींचने के बाद जो बात साउंड प्रोड्यूस हुआ वो भी वाइब्रेशन के कारण ही हो रहा है। तो हमें इतना समझने के बाद दो चीजें क्लियर तो कंफर्म हो गया, और नोट करके हमें लिखना है इसके पॉइंट को कि सर अल्टीमेटली इतना बात करने कहने के बाद, समझने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि सर साउंड प्रोड्यूस होगा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। यदि वाइब्रेशन नहीं हुआ मतलब मोशन नहीं हुआ, टू एंड फ्रो मोशन नहीं हुआ, कोई सेंस ही नहीं है कि साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। समझ में आ गया। तो कुल मिला के बात ये आगे समझ में कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बिकॉज ऑफ, बता दो एक बार, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। क्या मैं सही कह पा रहा हूं आपसे? वाइब्रेशन, बात क्लियर है। तो तीन चीजें बहुत बेहतरीन से समझ में आना चाहिए। अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो आप कह रहे हो साउंड, वाइब्रेशन जो कह रहे हो, वाइब्रेशन को हम दूसरे नाम से जानते हैं वेव। क्या कह रहे हो सर? वेव, जस्ट बात करने वाले। एक टॉपिक मैंने आपको क्लू दिया है, जल्दी से हम समझने वाले हैं कि वेव से क्या रिलेटेड आप कहने की कोशिश कर रहे हो। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं दूसरा टॉपिक जिसका नाम है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। आपने नाम सुना ना लाइट चैप्टर में कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट कैसा होता है, रेक्टिलिनियर एज इट इज सिमिलर। कह सकते हो कि सर साउंड का प्रोपगेशन कैसा होता है, ये भी मीडियम रिक्वायर करती है, यदि मीडियम नहीं रहेगा तो ये ट्रेवल नहीं कर सकता। सही बात है। लेकिन दूसरा बात ये है कि सर ये वेव के फॉर्म में करता है। वेव क्या होता है? वेव सुना है नाम, कई बार सुना होगा एसएसटी में। वेव का मतलब कि ये तरंग जैसा मूव करता है, कभी सीधा कभी अप्स एंड डाउन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि सर जो वेव का बात कर रहे हो ना, वो दो अलग अलग तरीके का वेव है जो साउंड में पढ़ना है। वेव आपका वाइब्रेशन ही है, लेकिन इसका टाइप ऑफ मूवमेंट दो है सर। एक का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। सही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा वेव जो सीधा सीधा ट्रेवल करेगा। इसका मतलब कोई वेव ऐसे सीधा चल रहा है, हॉरिजॉन्टल चलेगा लेकिन कैसा होगा ये, ऐसा, अब मतलब सीधा सीधा होगा ये, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। बात समझ में आ रही है। लेकिन यही वेव मान लो इस तरीके से चले, अप्स एंड डाउन करके, ऊपर नीचे ऐसे लहराते हुए चले, अप्स एंड डाउन कहते हैं इसे। तो इसका नाम होता है ट्रांसवर्स, इसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब सर दोनों में कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगा। क्या है सर? सर लॉन्गिट्यूडनल में यदि मान लो ये लाइन बिल्कुल सामने सामने आ गया, इसका मतलब हुआ कि आवाज में कंप्रेशन आ रहा है। और ये लाइन यदि दूर दूर आ गया, इसका मतलब आवाज में रेयरफेक्शन हो रहा है। रेयरफेक्शन जानते हो? दूर दूर रहेगा। अब आ जाओ ट्रांसवर्स वेव। सर ये वेव क्या होगा? अपने मीन पोजीशन से कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। क्या दोनों बात क्लियर आ रही है? लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसा वेव है जो अपने मीडियम से सीधा चलता जाएगा, लेकिन कैसे कैसे, लॉन्गिट्यूडनल टाइप का, लंबा लंबा सा। ओके, अब इसमें क्या है सर? ट्रांसवर्स वेव में एक मीन पोजीशन रहेगा, उसमें वेव कभी अप्स जाएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी अप्स जाएगा, कभी डाउन जाएगा। इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। बात क्लियर है। तो हमें प्रोपगेशन ऑफ साउंड समझ में आ गया, वेव समझ में आ गया। अब हम सीखने वाले हैं कि सर ट्रांसफर वेव का या किसी भी वाइब्रेशन या वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वाइब्रेशन ही वेव है। केवल कहा गया कि जब वाइब्रेशन होगा तो किस फॉर्म में होगा पता है? वेव के फॉर्म में। तो हम वेव के बारे में जान रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वाइब्रेशन अलग चीज है सर, वेव अलग चीज है, दोनों सेम ही है। मैं कह रहा हूं कि कोई चीज टकराया, देयर विल बी वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन होगा तो किस फॉर्म में? इन दोनों के फॉर्म में। कभी सीधा हो सकता है या कभी अप्स एंड डाउन होगा। तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इनमें गुण है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स,
क्या होता है इन सब चीजें में, इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन सा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बाद मीन पोजीशन क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ होता है। बिल्कुल अच्छा सा एक टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। देखना अभी जो हमने डिस्कस किया है ना कि दो टाइप ऑफ वेव है, एक है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे क्लास 9 में। 8 के सिलेबस के अनुसार हमें सीखना है ट्रांसवर्स वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स या साउंड वेव का। देखो ये जो बीच वाला लाइन है इसको कहते हैं हम मीन लाइन। कोई कोई बुक इसे जीरो लाइन में लिखती है, कोई कोई बुक इसे इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लिखती है। ये लाइन का नाम ही है कि जो अपनी जगह पे फिक्स है। अब जैसे आप बोल रहे हो तो आप तेज बोलोगे तो ये ऊपर उठेगा, धीरे बोलोगे तो धीरे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। कुल मिला के बात ये, तो जहां तक ये ऊपर तक जा रहा है, इस सबसे ऊपर वाले पार्ट को, लाइन से ऊपर वाले को, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और यही चीज जो नीचे जा रहा है अनफाउंड, उसको हम ट्रफ कहते हैं। ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। सही है? बोलोगे सर फिर से ये क्रेस्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये भी क्रेस्ट हुआ। सही बात है। तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसका एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ कहते हैं इसे। समझ में आ रही है बात? ये वेवलेंथ हो गया। जिस मैक्सिमम हाइट पे ये जा रहा है क्रेस्ट, इसके मैक्सिमम डिस्टेंस या हाइट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, दो टर्म समझ में आया। तीसरा आता है कि सर मान लो मैंने यहां से शुरू किया, तो यहां से शुरू करते ही यहां गया, फिर यहां गया, तो यहां से यहां तक आने में जो वन रेवोल्यूशन में जो टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और ये एक सेकेंड में कितने बार अपने आप को रिपीट कर पा रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी सुनना अच्छे से, कि एक सेकेंड में कितने बार वेव को रिपीट कर पाता है वो फ्रीक्वेंसी। मान लो कोई जल्दी जल्दी बोल रहा है, जल्दी जल्दी स्पीड में बिल्कुल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वो धीरे धीरे कह रहा है जा रहे हैं ऐसे करके, धीरे धीरे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। कुल मिला के बात ये आया कि एक सेकेंड में कितने बार ये रिवॉल्व करेगा वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। और यहां से लेकर यहां तक के रेवोल्यूशन को हम, जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो हमें चार चीजें समझ में आ गया। पहला था वेवलेंथ, सर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, नीचे वाले भी कह सकते हो आप। दूसरा एम्पलीट्यूड, ये आएगा एग्जाम में, एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द साउंड वेव गोज टू। साउंड वेव जहां तक सबसे ऊपर तक जा सकता है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर है? तीसरा, सर फ्रीक्वेंसी के बारे में भी तो कह रहे हो आप, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वाइब्रेशन, कितने बार वो वाइब्रेट कर पाता है अपने आप को, द नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में, वो आपको फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और चौथा जो मैं कह रहा था वो था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है सर? सर ये होगा कि एक पूरे कवर करने के लिए, एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, इसका डेफिनेशन होगा इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर या टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन। एक बार पूरा मूव कर जाए उसके लिए जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। किसी का धीरे आवाज है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसी का जल्दी जल्दी तो बहुत जल्दी भी कर सकता है, विद इन अ सेकेंड भी कर सकता है। समझ में आ गया? ये है इंपॉर्टेंट, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक में ट्रफ, क्रेस्ट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सारी टर्म्स को बिल्कुल बढ़िया से कंप्लीट करना है। चलिए, यदि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया है कि सर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई धीरे बोलता है, एम्पलीट्यूड कम होगा, ज्यादा तेज बोलेगा, ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, सब चीज पढ़ लिया सर। अब जो बात करने जा रहा हूं ना मैं, यह बिल्कुल डिपेंड ही करेगा कि कौन सा आदमी किस तरीके का आवाज निकाल सकता है, जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड का जो वैल्यू है, क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है। तो फिर क्या है वो टर्म? तो मैं 3 नए नए वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल नए नए वर्ड। एक का नाम है पिच, दूसरे का नाम है लाउडनेस, और तीसरे का नाम है क्वालिटी। सुनना अच्छे से। आप बोलोगे यार मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हैं, यहां का आदमी यही नहीं सुन पाएगा, हेलो है वे, मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि अपना प्राइवेट बात भी कर रहे हैं तब भी बात समझ में आ जाता है। कारण क्या है? कुछ ना कुछ है जी। पिच ही सबसे मेन कारण है, उसके बाद लाउडनेस, उसके बाद क्वालिटी। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे,
एम्पलीट्यूड देखा था आपने कि आपका वेव था, जितना ये ऊपर जाएगा, ये लाइन जितना ऊपर जाते जाएगा आपका लाउडनेस तेज होगा। चिल्ला के कह रहे हो आप, चिल्ला के बताते नहीं, किसी को बुला रहे हो बहुत तेज से, नीचे वाले बिल्डिंग के नीचे आप खड़े हो और मुझे मान लो 5 वाले मंजिल से बुलाना है, कितना तेज चिल्लाते हो पूरा गला फाड़ के। तो वही है लाउडनेस, जितना तेज आप बोलोगे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया? पिच क्या है सर? फ्रीक्वेंसी। पिच का मतलब जल्दी जल्दी बोलना। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, 1 सेकेंड में 3-4 बार रिवॉल्व कर गया, कौन? आपका वेव साउंड, साउंड वेव। और 3-4 बार जब रिपीट होगा इसका मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ इसका मतलब आपका पिच ज्यादा है। कई लोग ऐसे होंगे धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, मैं लाउडनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मोशन ऑफ बोलने का तरीका, जो बोलते हैं ना बहुत धीरे धीरे, हेलो, कहाँ हो, आ गए, जा रहे हो, इधर उधर, कितना धीरे धीरे चल रहा है। मतलब एक वर्ड बोला फिर गैप ले लिया, जितना बोला नहीं उससे ज्यादा गैप ले लिया, तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, इसका मतलब पिच कम है। और स्पीड में कोई आदमी बोलता ही जा रहा है रेलगाड़ी की तरह, बुलेट चला दिया भाई, तो उसको हम पिच कहते हैं। बात समझ आ गया? तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी में, मैक्सिमम द फ्रीक्वेंसी, फिर से सुनना, मैक्सिमम द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द पिच। तो यदि आपको जल्दी जल्दी बोलना है तो आपको फ्रीक्वेंसी तेज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लाउडनेस, गला फाड़ के बोलना है, फिर मैं वही कह रहा हूं, तो आपको एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, तेज बोलना पड़ेगा। तेज बोलोगे तो ये आपका ऊपर वाला पार्ट जो कर्व था वो बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस होगा आवाज में। इसका भी सेम, ग्रेटर विल बी द एम्पलीट्यूड, लाउडर विल बी द साउंड, साउंड क्या होगा, लाउडर होगा। अब आ जाओ तीसरा क्वालिटी। क्वालिटी डिपेंड ये दोनों पे नहीं करता, ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं करता। मान लो दो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है, एक का नाम है गिटार, एक का नाम है सितार। नाम सुने हो कभी? सुने नहीं हो तब सर्च करना एक बार। एक का नाम है गिटार, एक का नाम है सितार। मान लो दोनों का पिच भी सेम है, दोनों की लाउडनेस भी सेम है, तब भी क्वालिटी ऑफ साउंड अलग अलग है। कारण क्या है? तो क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है सर? वो डिपेंड करता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे, किससे वो बना है, किस तरीके का उसका नेचर है, क्वालिटी है। बोलोगे सर आदमी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? आदमी में भी कुछ लग गया क्या सितार? नहीं, आदमी में डिपेंड करता है। हमारे यहाँ एक है वर्ड, सॉरी एक क्या बोलते हैं जगह है जिसको हम लिरिक्स कहते हैं। लिरिक्स के अंदर होता है वोकल कैविटी, सॉरी वोकल कोड, और वोकल कोड ही बताएगा कि किसी आदमी का आवाज इतना स्वीट क्यों होता है, किसी का फटे बांस जैसा क्यों होता है, किसी का धसा हुआ है, किसी का डीप है, क्यों होता है। इसके बारे में जस्ट अभी हम समझेंगे कि सर वोकल कैविटी क्या होता है, कैसे, ह्यूमन बीइंग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, डायग्राम के साथ समझेंगे। समझ आ गया? तो हमें जानना था यही कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमें 3 वर्ड समझना था, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। पिच बोलना कि सर पिच इज अ क्वालिटी ऑफ साउंड, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। Maximum the frequency, maximum will be the pitch. Similar, loudness is also the characteristics of sound which depends on the amplitude. Maximum the amplitude, maximum will be loudness. समझ आ गया? क्लियर है सबको? Quality. Quality of sound means it does not depends on pitch or loudness. यदि मान लो दोनों सेम भी रहा, then after the quality of sound can be differ. It depends on the instrument of devices. जिस डिवाइस को हम चलाने जा रहे हैं, चाहे गिटार हो, सितार हो, पियानो हो, वो डिवाइस पर डिपेंड करता है कि उसका आवाज कैसा आएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया अभी तक के? अब एक अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि साउंड प्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे निकलता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि सर ह्यूमन बीइंग में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, कैसे। तो मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो है लिरिक्स का। पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इस जगह से, इस जगह को हम बोलते हैं, यहां पे मैंने 2 वर्ड बताया था आपको पिछले चैप्टर में, एक का नाम था लिरिक्स और दूसरे का नाम था फिरिंग्स। ये फिरिंग्स का काम क्या है कि जो भी एयर आपका है वो यहां से पास होगा, लेकिन जो लिरिक्स है, सॉरी इससे आपका सारा भोजन ये सब जाता है, फूड पाइप कहते हैं इसे, ये आपका विंड पाइप है जहां से हवा जाता है। समझ आ गया? तो जैसे ही ये आपका लेरिंग्स का फिगर है, नीचे वाला पार्ट जो गर्दन से अटैच है नीचे जाके ट्रैकिया, उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ये आपको पता होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम में कि ट्रैकिया आगे जाके लंग से दोनों जुड़ेगा, ब्रोंकियोल, ब्रोंकी होगा आगे जाके, एल्वियोली होगा। इसके पहले ये जो बीच वाला पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड मैंने लिखा है लिगामेंट्स। वोकल कॉर्ड इस वाले पार्ट को कहते हैं, और वोकल कॉर्ड अटैच है किससे, ये जो देख रहे हो ये दोनों पार्ट, इसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। जैसे ही नीचे से प्रेशर बनता है हवा का, लंग से तो हवा निकलता जाता है, तो जैसे ही प्रेशर बनता है लंग से हवा बाहर आया, तो अपने स्पेस को बनाने के लिए ये लिगामेंट्स स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच समझते हो कि जैसे मान लो अचानक से कोई प्रेशर आया, तो आप मान लो वहां खड़े हो, तो आपका बॉडी यदि थोड़ा कमजोर है ना तो आपको धक्का मार के निकल जाएगी। मान लो बॉडी अच्छा है तो हवा ही वापस हो जाएगा,
होता है या नहीं होता? सेम ऐसे ही कि नीचे से मान लो हवा आया तेज से, और जैसे यहाँ आएगा तो प्रेशर में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये वाला दोनों पार्ट जो लिगामेंट्स है वो स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने के बाद वहां क्या होगा, एक वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन से ही क्या होता है, आवाज निकलता है। इसीलिए देखा होगा आपने कि बोलते बोलते जब हमारा सांस तेज चलता है ना तो हम बोल नहीं पाते। देखो ना, कभी दौड़ रहे तेज दौड़ रहे, तेज प्रेशर बन रहा है, लेकिन हमारा आवाज साफ साफ नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि आपका लिगामेंट ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया। वो प्रॉपर में स्ट्रेच होता रहेगा तब जाके आपका आवाज निकलेगा। तो तीन चीजें इसमें जानना है। पहला कि हमारा आवाज कहां से निकलता है, लिरिंग्स, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, समझ आ गया, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं उसे। दूसरा कि सर लिरिंग्स के अंदर जहां से प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड को कंट्रोल कौन करता है, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स डिपेंड करता है किसके, प्रेशर ऑफ द एयर बाय द लंग्स, जो लंग से एयर निकल रहा है उस पर डिपेंड करता है। बात क्लियर है? ये आपको छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था साउंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। बात क्लियर है? एक टॉपिक हमें और पढ़ना है आज के लेक्चर में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो बहुत बेहतरीन सा टॉपिक होने वाला है, बस विद इन अ सेकंड। अभी हमने जो देखा था ना कि फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है, तो आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता था कि एक सेकंड में कितने बार वो मूव कर सकता है। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट, इसको कहते हैं हर्ट्ज। कोई हर्ट्ज भी पढ़ता चलेगा यार, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसजेड, तो हर्ट्ज पढ़ेंगे हम। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज। और ये जो हर्ट्ज में वर्ड कह रहा हूं यही बताएगा कि क्या हमारा रेंज है, कहां तक की आवाज तुम सुन सकते हैं, कब ऐसा आवाज आएगा जो हमारे कान के जो पार्ट है उसको डैमेज करना शुरू करेगा, या कौन सा ऐसा आवाज इतना धीरे बोलेगा कि हमें समझ ही नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा। कुछ तो रेंज होगा या नहीं होगा? तो चलो उसी के टॉपिक को हम शुरू करना जा रहे हैं। रेंज ऑफ हियरिंग कहा जाता है कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हमारा जो कान है, ईयर जो है, उसकी जो रेंज ऑफ हियरिंग है, ऑडिबल साउंड जिसको कहते हैं, ऑडिबल मतलब जो आपको स्पष्ट सुनाई देगा, ऑडिबल साउंड, उसकी रेंज है आपकी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। यदि इससे कम रहा तब भी सुनाई नहीं देगा, इससे ज्यादा रहा तब भी सुनाई नहीं देगा। तो सर कुछ स्पेशल नाम है क्या इसका? हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इससे कम वाले को भी सुन सकते हैं, और कई ऐसे डिवाइसेस है जो इससे ज्यादा के भी सुन सकते हैं। डिवाइसेस मतलब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, डिवाइस बनाया गया है कि यार इससे ज्यादा भी साउंड आया, मान लो कभी देखते हो कि बम विस्फोट हो गया, उसकी साउंड हम नहीं सुन पाएंगे, हमारा ईयर साइड या जो कान का पार्ट है वो सारा डैमेज हो जाएगा। तो उसको भी सुनने के लिए डिवाइस बनाया गया है, वो डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। तो कहा जाता है कि यदि 20 हर्ट्ज से कम रहा, फ्रीक्वेंसी और कम रहा, 1 2 3 18 17 मतलब 20 से कम रहा, तो उस टाइप के साउंड को नाम दिया गया है इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं इसे आप? इंफ्रासोनिक साउंड। और जो 20,000 से भी ऊपर है उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं इसे? अल्ट्रासोनिक साउंड। समझ में आया? तो फिर से देख लो एक बार, रेंज ऑफ हियरिंग या ऑडिबल साउंड जो हमें सुनाई देगा उसका रेंज है 20 से लेकर 20,000 तक हर्ट्ज। यदि इससे कम रहा तो इसका नाम हो गया इंफ्रासोनिक साउंड, यदि इससे ज्यादा रहा तो इसका नाम हो गया अल्ट्रासोनिक साउंड। बात क्लियर है? तो इंफ्रा का डेफिनेशन आएगा तो लिख दोगे कि इट इज अ टाइप ऑफ साउंड व्हिच हैव द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। सर ऐसा साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 से कम है। अल्ट्रासोनिक का मतलब ऐसा टाइप ऑफ साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से भी ऊपर है, ग्रेटर देन और मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। बात क्लियर है? ये आपका रेंज ऑफ हियरिंग और इसके टाइप्स पढ़ने थे कल वाले क्लास में। दैट मींस इन लेक्चर नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ह्यूमन ईयर। ईयर समझते हो? कान के बारे में, कैसे एयर जा रहा है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसको मदद करता है सुनने में, और इससे रिलेटेड फिर हम बात करेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके क्या क्या सीक्वेंसेस है, सब पढ़ने वाले हम सेकेंड लेक्चर में। तो प्रोबेबली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। साउंड वेव, वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, साउंड प्रोडक्शन, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सर ह्यूमन बीइंग में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद कि रेंज क्या है। यही तो हमने कंप्लीट करा है, और सारे टॉपिक आपके दिमाग में चलने चाहिए। इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी। इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, वाइब्रेशन या साउंड वेव, तो क्या बोलोगे आप? सर आपने बताया था वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, 4 चीज। बात समझ में आ गया? ये चैप्टर में यही 4-5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको डायरेक्टली मार्क करके पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पिच? सर हमें पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया गया है। पिच आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जो डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। बोलो यार, और यही सब लिखना भी है आपको। बात समझ में आ गया? ओके, ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है, जितना मैंने बताया उतना पढ़ो, अच्छे से लिखो और खुश रहो, जिंदगी में मौज लो यार। थैंक यू एवरीवन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू वंस